एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। आज की क्लास में हम आपकी एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं फॉर द फिजिक्स नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वर्क एंड एनर्जी। तो इस चैप्टर के इस वीडियो को देखने से पहले, यानी कि सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ सॉल्व करने से पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, सारे फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। उससे पहले आपको क्या करना है, जाके ये वाला चैप्टर समझना है, पढ़ना है। इसकी वीडियो पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है, तो पहले उसको देखो, उसके बाद ही आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं हम आपसे। क्या पूछा गया है? Look at the activities listed below. Reason out whether or not work is done or not. हमें ना कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, हमें बताना है कि इन सभी सिचुएशंस के अंदर क्या वर्क हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? वर्क इज इक्वल टू F.S, यानी कि फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ब्लॉक है, ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मैंने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया F। अगर मैं ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ और इसी डायरेक्शन में मूवमेंट भी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं। यानी कि वर्क क्या हुआ है? हुआ है। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्लास के अंदर। अभी देखो पार्ट 1, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या किया मैंने? सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। तो जो सुमा है वो स्विम कर रही है किसी भी पॉन्ड के अंदर, तो क्या हो रहा है उससे? वो जैसे जैसे फोर्स अप्लाई कर रही है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, उसका मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि फोर्स वहां पे हुआ है। ओके, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? यहाँ पर हमारा फोर्स हुआ है। नेक्स्ट है डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। ठीक है, बैक के ऊपर क्या ले रखा है? बहुत सारा वजन ले रखा है। कोई हेवी ऑब्जेक्ट अगर लेके वो चल नहीं रहा है, सिर्फ ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ उसने ले रखा है उस टाइम पे। ठीक है, यानी कि मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पे तो वर्क नहीं हो रहा है। थर्ड देखते, थर्ड में पूछा हुआ है अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। तो विंड मिल क्या कर रही है? वाटर को लिफ्ट करके ऊपर की साइड पे लेके जा रही है ना, यानी कि फोर्स भी लग रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे तो फोर्स हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जहां पे भी आएगी फोर्स के साथ साथ वहां पे हमारा वर्क क्या होगा। ठीक है, फिजिक्स के टर्म्स में। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो प्लांट्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। एक इंजन है वो ट्रेन को पुल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? पुलिंग हो रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, यानी कि यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। नेक्स्ट इज फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। सन के अंदर हमने फूड ग्रेन्स रख दिए हैं, वो सूख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो रहा, कोई फोर्स तो अप्लाई नहीं कर रखा, यानी कि यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का वर्क डन नहीं है। नेक्स्ट अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। विंड की फोर्स की वजह से जो सेल बोट है वो मूव कर रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है ड्यू टू एयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विंड। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा वर्क डन हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल थे। हमने चैप्टर के अंदर पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, और ऐसी कंडीशंस जिसके अंदर वर्क डन हमारा कंप्लीटली जीरो होता है, वो सारी कंडीशंस पढ़ी थी, तो आपको जाके पहले वो वीडियो देखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। देखो यही इसी की थ्योरी लिखी हुई है, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिख के आना है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल to the ground moves in the curved path and falls back to the ground. The initial and the final points of the path same है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को उठाया, उसको फेंक दिया, फेंका तो वो कर्व्ड पाथ में गया और सेम जो है ना लेवल पे आके वहां पे गिर गया। कैसे? देखो एक बार फिर से देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल, किसी सर्टेन एंगल पे उसको फेंका है, टू द ग्राउंड मूव्स इन द कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ में उसने मूव किया, फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, ग्राउंड पे वो फिर से गिरा। ठीक है, द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनिशियल पॉइंट एंड जो फाइनल पॉइंट था वो सेम ग्राउंड के ऊपर क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। हमसे इसमें पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे पूछा है, देखो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वर्क डन तो हो रहा है, बट आपसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा। अब मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही है। ठीक है, ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है? नीचे की साइड पे एक्ट करती है, तो यहाँ पे ग्रेविटी तो कोई काम नहीं कर रही ना, ग्रेविटी इज डूइंग नथिंग, तो यहाँ पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज 0। ठीक है, ग्रेविटी ने कितना काम किया? कोई काम नहीं किया ग्रेविटी ने। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? आंसर हमारा 0 आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। देखो एक बार इसको देख भी लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखो इसको और किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर कैलकुलेटेड वर्क डन देयर मस्ट बी अ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हो रहा है तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट तो होनी ही चाहिए, बट इन दिस एग्जाम्पल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, जो बॉल मान लेते हमने ये फेंकी, ये यहाँ पे आकर गिरी ना, ठीक है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। और जो हमारा ग्रेविटी है वो नीचे की साइड पे लगता है, अर्थ की साइड पे लगेगा, तो उसकी वजह से हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, ग्राउंड की साइड पे होनी चाहिए, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। बट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्योंकि यहाँ पे जीरो है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज जीरो। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो इस तरह एक और तरीका है हमें इस क्वेश्चन को समझने का। क्या है, वर्क डन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, क्या होता है, mgh। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो हाइट क्या है, हाइट तो जीरो है, वही वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाली बात, हाइट हमारे पास है जीरो। अब जैसे ही मैं m इंटू जी इंटू एच के अंदर h की वैल्यू जीरो पुट करूंगी तो पूरा की पूरा वर्क डन बाय द ग्रेविटी विल बी जीरो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। बहुत आसान है, बैटरी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स भरे हुए होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा है ये केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो वहां पे जो केमिकल एनर्जी है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ते आ रहे हैं, तो 8th क्लास में पढ़ लिया था हमने, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम जंप करने वाले हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा हुआ है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्सेस। वर्क डन के हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे, जिसमें से एक फॉर्मूला था वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो वर्क डन किसके इक्वल था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ओके जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था ये, ठीक है, यानी कि के एफ माइनस के आई, के फाइनल यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वर्क डन। हमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, यहाँ पे मास कितना है, मास इज 20 kg, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी हमको गिवन है कितनी हो गई बाद में, 2 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ढंग से लिखूँ ओपन करके तो वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। बस ना मुझे हाफ एम वी स्क्वायर फाइंड आउट करना है एक बारी, और एक बार हाफ एम यू स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हाफ एम यू स्क्वायर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, हाफ इंटू एम इंटू में यू स्क्वायर, तो मास कितना है 20 kg दे रखा है, u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी हमको गिवन है 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 से हमने इसको काट दिया, 10 इंटू में 25 कितना हो गया 250 आ गया हमारी काइनेटिक एनर्जी, 250 जूल्स, ठीक है। ये हमने किसका निकाला है, फाइनल वाले का, सॉरी इनिशियल का निकाला है ना, हाँ इनिशियल का निकाला है, अभी फाइनल का निकाल लेते हैं। यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल अगर हम निकालें तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर, हाफ मास कितना है 20, वी 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया ये 40। माइनस करना है बस आपको, अभी फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है। फाइनल कितना है हमारा, फाइनल आया है 40 और इनिशियल कितना आया है 250 आया है, बस इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत ईजी था, ठीक है। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सिंपल है, बस आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। Okay, next question is, a mass of 10 kg is at a point A on a table. If it is moved to the point B, कोई point मान लेते हैं, this is table, ठीक है, ये टेबल है, टेबल पे A पॉइंट है कोई, ठीक है, जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मास ऑफ 10 kg, इसका जो मास है वो कितना है 10 kg हमको गिवन है, 10 kg is at a point A on the table, it is moved to a point B, इसको ना मूव करके B पॉइंट तक हम ले आए हैं, ठीक है, बी पॉइंट। इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये टेबल के सरफेस के ऊपर ही रखा हुआ है, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, सेम वही, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा वर्टिकल लगेगा, बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और हमारी ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होना चाहिए वो वर्टिकल डायरेक्शन में होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन
बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी विल बी जीरो, क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं आपका, आप लिख सकते हो यहाँ पे थ्योरी है, ठीक है, हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाई। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम फ्रीली फॉल कर रहे हैं किसी एक हाइट से, तो इसमें इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो आंसर इज बिल्कुल सही। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन को यहाँ पे भी फॉलो किया जा रहा है। ये हमने एक आपको समझाया भी था, एक डेरिवेशन भी है आपका, क्या था इसमें, जैसे एक हाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ढंग से बनाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हाइट पे, ये हाइट है h, दिस इज ग्राउंड, ठीक है, हमने इसको यहाँ से फ्री फॉल देखा, ठीक है, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में क्या थी, हाइट थी, तो कुछ इसकी जो इस पॉइंट पे जो इसकी एनर्जी है वो कितनी है, mgh है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, तो जैसे जैसे इसकी हाइट कम हो रही है, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, वो तो ठीक है, बट वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग टू काइनेटिक एनर्जी साथ साथ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फॉलो हो रहा है, वो हमेशा फॉलो होगा, ठीक है। पहले पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम, क्योंकि हाइट पे एक था वो, जैसे जैसे वो नीचे आना शुरू हुआ तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है, एंड वो जो एनर्जी जितनी कम हुई उतनी एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। इसकी एक बार थ्योरी देखेंगे हम एग्जाम में किस तरीके से हमें आंसर को रिपोर्ट करना है। देखो हम लिखेंगे इट इज ट्रू दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। ये तो सही बात है कि पोटेंशियल एनर्जी तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट की क्या होगी, डिक्रीज ही होगी, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है ना, ठीक है। बट एज द ऑब्जेक्ट फॉल्स इट्स स्पीड इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, ठीक है, प्रोग्रेसिवली। The kinetic energy of this object will be increasing. क्यों? kinetic energy क्यों बढ़ रही है? हाफ mv² था, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, उसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इस वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी टाइम के साथ साथ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, नाउ वी कैन से दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट नहीं हुआ है, ये अभी भी फॉलो हो रहा है। क्लियर? आपको इस तरीके से लिख के आना एग्जाम में प्रॉपर्ली। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो यहाँ पे, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल। जब बाइसिकल के ऊपर राइड कर रहे हैं तो किस टाइप के एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। बाइसिकल के अंदर क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे की साइड पे हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, किस टाइप के एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन वी आर राइडिंग अ बाइसिकल वी आर कन्वर्टिंग अवर मस्कुलर एनर्जी। हम बाइसिकल को चला रहे हैं, हमने जो फूड खाया, हमने जो खाना खाया, उसकी एनर्जी, वो जो एटीपी प्रोडक्शन हुआ हमारी बॉडी में, वो मसल्स की जो के अंदर गई, तो हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो कन्वर्ट किसके अंदर हो रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेडल्स। पेडल्स को रोटेट कर रहे हैं हम साइकिल के, ठीक है, विच इज ट्रांसफर्ड इनटू व्हील, जो व्हील के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। एंड ड्यू टू द बाइसिकल व्हील्स वी मूव फॉरवर्ड, एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बाइसिकल एज वेल एज द पर्सन राइड्स द बाइसिकल बोथ हैव काइनेटिक एनर्जी। यानी कि एंड में जो कन्वर्जन हो रहा है ना, जो एंड प्रोडक्ट हमें मिला वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। क्या? मस्कुलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और बीच में क्या आया, रोटेशन ऑफ व्हील्स, ठीक है, पेडल्स का रोटेशन सबसे पहले, फिर वो किसके अंदर गया, व्हील्स के रोटेशन में, और उसकी वजह से क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मूवमेंट हो रही है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी, स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट में क्या कहेंगे कि मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Does the transfer of energy takes place when you push a huge rock with all your might and fail to move it? Where is the energy you spend going? सही बात है, अगर हम किसी बड़े से पत्थर को, मान लो आप हिमाचल गए, ठीक है, आप मनाली गए हो घूमने, आपने क्या करा, एक पत्थर को पकड़ा और आप उसको पुश कर रहे हो, पीछे बहुत फोर्स लगा रहे हो, बट वो पत्थर तो मूव नहीं कर रहा, वो पहाड़ थोड़ी हिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपने 1 घंटा उसको बहुत जोर लगाया, आप उसको मूव कर रहे हो, हिला रहे हो, ठीक है, बट वो ना तो उसमें मूवमेंट आई, बट आपकी जो एनर्जी थी ना, वो आपको एनर्जी लो फील हो रही है अभी, क्योंकि आप तो थके ना, आपने जो खाना खाया था वो एनर्जी तो खत्म हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझाना है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पे वो जो एनर्जी हमने स्पेंड की वो गई कहाँ पे, ठीक है। देखो
when we push a huge rock and fails to move it, energy spent by us produces heat in our body. हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करती है? हीट प्रोड्यूस कर रही है. the produced heat is dissipated to the atmosphere. ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी, पसीने आएंगे ना, थक गए, गर्मी लगेगी, ठीक है, वो क्या है? हीट का प्रोडक्शन है. अब वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी. ठीक है, तो ये होता है हमारा चेंज इन एनर्जी व्हेन वी पुश अ बिग रॉक. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ. हाउ मच एनर्जी इज इन द जूल्स? तो इसके लिए ना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 यूनिट क्या है. किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट पढ़ी थी हमने, हॉर्स पावर वाली पढ़ी थी, बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स पढ़ी थी हमने, तो वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए. तभी मैं आपको कह रही हूँ कि पहले चैप्टर पढ़ लेना, डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर जंप हमें नहीं करना है. तो वी नो दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. अब मुझे ये मत बोलना कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो हम क्लास में पढ़ चुके हैं. 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर होता है. और किलो का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है? 1000. किलो मतलब 1000, तो क्या हो जाएगा? वाट. आर के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, अब जैसे ही आवर्स को हमने सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर की वैल्यू, ये कन्वर्जन भी हमने सीखा था, कितनी आ जाएगी? 1 किलोवाट आवर को हमने कन्वर्ट करा तो कितना आ जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स. 10⁻6 जूल्स के इक्वल ये आ गया है. अब हमें कन्वर्जन यूनिट पता है, 250 यूनिट हमें गिवन है, तो हम डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस फैक्टर से. तो क्या आ जाएगा? 250. देखो एक यूनिट में कितना आ रहा है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स. क्लियर? हमें पूछा है 250 यूनिट, 250 यूनिट्स का हमसे पूछा है. क्या करोगे? सिंपल यूनिटरी मेथड ही तो है. 250 को मल्टीप्लाई कर दो ना, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिंपल क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁸ जूल्स हमारा आंसर आ जाएगा. ये है, ऊपर है ये. ठीक है, 10⁻6 करना है इसको. ठीक है, फिर से करते हैं 10⁻6. दिस इज, ये सुपरस्क्रिप्ट में है, यहाँ पे मैंने करेक्टली इसको लिख दिया है. ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है यूनिटरी मेथड से. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg. मास हमको दे दिया है, कितना दे दिया है? 40 kg मास दे दिया है. इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ, हाइट पे दे दिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट एस हमें दे दिया कितना? 5 मीटर अबव द ग्राउंड. ग्राउंड से ऊपर उठाया. व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? हमसे पूछी है पोटेंशियल एनर्जी. सिंपल है, क्या फॉर्मूला क्या था? mgh. ठीक है, mgh लगाएंगे. यहाँ पे g की वैल्यू हमें पता ही है. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हाइट कितनी दे रखी है हमें? 5 मीटर दे रखी है भाई हाइट. ठीक है, और कितना मास है? 40 kg मास है इसका. ग्रेविटी का हम 10 भी ले सकते हैं अगर यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है तो. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g. ठीक है, अब हमको फॉर्मूला पता है, W यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू mgh. मास हमें दे रखा है 40. ठीक है, g की वैल्यू हमने 9.8 ले ली. ठीक है, और हमें जो j दे रखा है हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 5 है. सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना आ गया? 1960. कितना आ गया? 1960 जूल्स. ये हमारा आ गया वर्क डन. ठीक है, हमसे एक तो ये पूछा है, और क्या पूछा है? इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन. हाफ वे डाउन जब ये होगी, जब मैक्सिमम हाइट पे, तब तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल ली. कितनी आई? 1960 जूल्स आई. ठीक है, अब आपसे पूछा है जब हाफ वे डाउन होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जैसे जैसे हाइट डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है. और हाफ वे डाउन जितनी कम हुई है ना, उतनी ही क्या होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी ना. ठीक है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी. तो हाफ वे डाउन पोटेंशियल एनर्जी का जस्ट हाफ होने वाला है हमारी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमारी? काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1960 डिवाइड बाई 2. जस्ट हमें क्या करना है? उसको हाफ करना है. ठीक है, हाफ करते हमारा कितना आ जाएगा? जूल्स. क्लियर? हाफ क्यों किया ये समझ में आया ना? हाफ करने का रीजन बस यही है क्योंकि जैसे ही हम हाफ वे डाउन जाएंगे तो आधे रास्ते जाते ही आधी पोटेंशियल एनर्जी ही तो कन्वर्ट हुई होगी ना, किसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी के अंदर. तो सिंपली हमने क्या कर दिया? 2 से डिवाइड करा, उसको हाफ कर दिया, हमारा आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का. हाफ वे डाउन का जब भी निकालना हो तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का हमें बताना है इसमें. जब सैटेलाइट का रोटेशन होता है, ठीक है, तो वहां पे ग्रेविटी किस तरीके से वर्क कर रही है. देखो,
we know that in case of circular motion direction of force is always perpendicular to the displacement. डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हमने पढ़ा था. When force is perpendicular to the displacement then no work is done. और हमको पता है जब भी परपेंडिकुलर कंडीशन होती है ना तो वर्क डन नहीं होता. ये चीज़ हमने थोड़ी सी हमने पढ़ी थी, ठीक है. जो वर्क डन का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, एफ.एस. ठीक है, एफ.एस पढ़ते हैं, बट जो हायर स्टैंडर्ड्स में जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू F.S कोस थीटा. अब ये जो कोस थीटा है ना, ये एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर ये कोस थीटा, ये जो थीटा है ना एंगल, ये कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए जब भी, यानी कि कोस 90 की वैल्यू को क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू आपकी होती है 0. ठीक है, कोस 90 इज 0. अब कितना ही फोर्स लगा लो और कितनी ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंगल क्या है, 0 हो गया है. ठीक है, कोस 90 क्या हो गया है, 0 है वैल्यू. ठीक है, अगर कभी भी परपेंडिकुलर कंडीशन आएगी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में, अगर एंगल 90 डिग्री है यानी कि उसकी वैल्यू कोस 90 हो गई है, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आप क्लास 10th के अंदर पढ़ने वाले हो. बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि कोस 90 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, और इसी वजह से जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, टोटली कंप्लीटली 0 हो जाएगा. ठीक है, यही आपको इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करके आ सकते हो एग्जाम में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, कैन देयर बी अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट. यहाँ पे आपसे पूछा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो क्या वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा. तो हम आंसर करेंगे कि बिल्कुल वहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक है, अब इसका इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी किया था सॉल्व. ठीक है, क्या था उसके अंदर, देखो कैसे वहां पे हो सकता है. हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, उसमें क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा. अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा. अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव ही करता रहेगा. अब हम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसको कहेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसा पॉसिबल है. आंसर विल बी यस. तो क्या लिखोगे, यस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल. ठीक है, विदाउट एनी फोर्स ऑन दिस इज पॉसिबल. तो आंसर क्या लिखोगे, देखो इसका आंसर आएगा यस. यस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल विदाउट एनी फोर्स एंड दिस इज पॉसिबल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अंडर यूनिफॉर्म मोशन. बस यहाँ पे कंडीशन ही है कि ऑब्जेक्ट किसमें होनी चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होनी चाहिए. ये चीज हमने पढ़ी थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का. ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ओके, अब यहाँ पे देखो फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू एम ए. F इज इक्वल्स टू एम इनटू में एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन नहीं, अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो गई हमारी 0. अगर एक्सेलरेशन 0 है तो पुट कर लो, एक्सेलरेशन 0 है तो मास चाहे कितना भी हो, फोर्स अप्लाइड हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा. तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो किस तरीके से मूवमेंट में है, मोशन में है. ठीक है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 0. एक्सेलरेशन 0 होते ही फोर्स अप्लाइड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, तो आपको एक कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या लिख के आनी है यहाँ पे, बस आपको ये जरूर बताना है कि यस ऐसा पॉसिबल है बट इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ये जरूर मेंशन करके आना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, फिर आपके मार्क्स कटेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर द हेड फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट तक उसने अपने सर के ऊपर एक बंडल उठाया. ठीक है, एंड गेट टायर्ड. हैज ही डन सम वर्क और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर. तो इसका आंसर हमें पहले से ही पता है क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है. ठीक है, तो क्या ही वर्क डन किया होगा उसने वहां पे, फिजिक्स की टर्म में उसने कोई भी काम नहीं किया है. देखो, व्हेन अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड फॉर 30 मिनट्स एंड गेट टायर्ड, इन दिस केस द बंडल इज नॉट मूविंग, हेंस डिस्प्लेसमेंट इज 0. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन दिस केस एंड नो वर्क इज डन. वर्क डन क्यों 0 है यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही. F.S पढ़ा था हमने, S यहाँ पे 0 है तो हमारा जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड, इसकी पावर आपको दे दी गई है कितनी, पावर इज 1500 वॉट. हाउ मच एनर्जी इज यूज इन 10 आवर्स. एनर्जी आपसे पूछी गई है, टाइम आपको दे रखा है 10 घंटे. ठीक है, फाइंड आउट करो. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो एनर्जी का फॉर्मूला है ना, एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर इनटू में टाइम. सिंपल, पावर इनटू में टाइम कर देंगे. तो पावर कितनी है, पावर इज
पहले इसको ना किलोवाट के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 किलोवाट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1.5 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 10 आवर, तो कितना आ जाएगा ये देखो, 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, किलोवाट आवर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी, हमें फॉर्मूला आता ही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखने वाले हैं, कितना आ जाएगा 15 किलोवाट आवर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस व्हिच अकर व्हेन वी ड्रॉ अ पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट। तो चलिए सबसे पहले हम पेंडुलम बना लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, आपको यहाँ पे बताना है कि क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई हो रहा है, एनर्जी किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। इसको हमने ऑसिलेट कराया, ऑसिलेट कराने के बाद ये जो बॉब है वो यहाँ पहुँचा, ठीक है, ये थ्रेड से एक अटैच है इस तरीके से। इसी तरीके से हमने इसको इस साइड पे डाला तो ये इधर आया, ठीक है। दिस इज, इसको हम बोल देते हैं दिस इज पोजिशन बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी पोजिशन, ठीक है। दिस इज मीन पोजीशन, ये दोनों क्या है एक्सट्रीम पोजीशन, इनको हम कहते हैं दिस इज मीन पोजीशन एंड दिस इज एक्सट्रीम 1 एंड दिस इज एक्सट्रीम 2 पोजीशन, ठीक है। हमसे पूछे कि किस तरीके से यहाँ पे एनर्जी के चेंजेस हो रहे हैं और क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे ही उसने ऑसिलेट करना स्टार्ट किया बॉब ने, तो वो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस पे जा रहे हैं, तो एक हाइट को वो रीच कर रहा है। हाइट को जब वो रीच कर रहा है, मान लो यहाँ पे सी पॉइंट पे जब वो आता है तो उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है, mgh पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होने वाली है और कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी ही होगी यहाँ पर इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट से जब वो फिर से बैक ए पॉइंट पे जाता है यानी कि मीन पॉइंट पे जाता है, तब हाइट क्योंकि कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है और खत्म हो गई है, यहाँ पे आ गया ना मीन पोजीशन पे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई है काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे फिर से थोड़ा थोड़ा हाइट बढ़नी शुरू हुई, जैसे हमने उसको सेकेंड एक्सट्रीम के ऊपर डाला, तो फिर से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होते होते पूरी बी पॉइंट के ऊपर कंप्लीट एनर्जी जो है वो mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं पॉइंट सी और पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी के ऊपर, दोनों एक्सट्रीम है E1 एंड E2, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी ही होगी यानी कि mgh ही होगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, पहली बात। दूसरी बात, जब मीन पोजीशन है तो यहाँ पे मीन पोजीशन यानी कि पॉइंट नंबर ए पे, यहाँ पे लिखेंगे हम पॉइंट ए पर क्या है, पॉइंट ए पर क्या है यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइट नहीं है, हाइट इज 0, इसी वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे मैक्सिमम, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही होने वाली है एट द मीन पोजीशन। और जो रास्ता है, जो पाथ ये फॉलो कर रहा है, तो उन सभी पॉइंट्स के ऊपर आधी हमारी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी, आधी हमारी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्जन होता रहेगा ना, ठीक है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हमेशा फॉलो होगा। आपको कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर अगर पूछ लिया जाए कि बताओ यहाँ पर क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो हो रहा है या ना नहीं हो रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आए ना आए, आप इसका आंसर हमेशा यस ही लिख के आओगे, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फॉलो होगा ही होगा। क्लियर। चलिए आगे क्या पूछा है देखो, What happens to its energy eventually? अब ये कुछ टाइम बाद स्टॉप हो जाता है। स्टॉप क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी एक फैक्टर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्टॉप होके इसकी जो एनर्जी है वो कहाँ जा रही है, यानी कि एनर्जी खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। जब ये स्टॉप कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस की वजह से स्टॉप कर रहा है, और ये जो एनर्जी है उसकी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई और हीट एनर्जी के कन्वर्ट हो गई। अब ये साउंड और हीट एनर्जी इन्वायरमेंट के अंदर डिसिपिएट हो जाती है, बस। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसकी ना थ्योरी है, देखो आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से लिख के आना, ये डायग्राम आप बनाना, इस तरीके से आपको लिख के आना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, देखो इस तरीके से आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, स्लाइड 1 एंड स्लाइड 2 का, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास दे दिया हमें, कितना m मास दे दिया, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रही है। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कितना हमें उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए, हमें वर्क डन करना होगा हाफ mv स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रही है तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन हाफ mv स्क्वायर। इतना हमें
इतना अमाउंट ऑफ वर्क हमें रिक्वायर होगा टू स्टॉप दैट ऑब्जेक्ट। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार। आपको उसका मास दे दिया गया है 1500 kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर आपको क्या दे दी उसकी वेलोसिटी, और ये है मास। तो सबसे पहले तो हमने 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको 1000 अपॉन में 3600 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5/18 का फैक्टर आपको बताया था क्लास के अंदर। 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो किलोमीटर पर आवर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड के अंदर। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे वो आप पूरा ढंग से प्रॉपर सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, देखो फिर से देखते हैं। मास कितना है 1500 kg, वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है। जिसको मीटर पर सेकंड में जैसे हमने कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16.66 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आ गया 16.66 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mu², ठीक है, हाफ mu² के इक्वल हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे देखो मास हमें पता है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी अभी हमें दे रखी है कितनी है, मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, यानी कि कितनी हो जाएगी 16.66, जिसका हम कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी सॉल्व करने के बाद 20.8 इंटू 10⁴ जूल्स, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। बस तो फिर कार को अगर हमें स्टॉप करना है तो हमें इतनी ही काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। उसी का लास्ट जो आपसे कॉन्सेप्ट आपको बताया अभी, हाफ mv² हमें चाहिए होगा टू स्टॉप द कार, उसी चीज का एप्लीकेशन न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। सिंपल हम क्या निकालेंगे, हाफ mv² निकालेंगे, और इतनी अमाउंट ऑफ वर्क डन ही हमें चाहिए होगा टू स्टॉप द कार। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग a force F is acting on the object of mass m, the direction of displacement is from west to east। west to east है डायरेक्शन भी आपको गिवन है, ठीक है। ओके, ऑब्जर्व द डायग्राम्स केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा, हमको पता है वर्क डन क्या होता है, F.S cos थीटा होता है। अगर थीटा 90 हो जाए, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाए तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तब कोस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। और कोस थीटा जब भी जीरो होता है तो कोस थीटा की वैल्यू जैसे ही जीरो होगी तो वर्क डन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इस केस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो फोर्स यहाँ पे ऊपर अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, सामने। 90 डिग्री का एंगल कोस थीटा कितना हो गया, 90 हो गया, कोस 90 जीरो। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क डन है वो कितना आ गया, जीरो, ठीक है। दूसरा देखिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, यानी कि दिस इज पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क। नेक्स्ट में देखिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है डिस्प्लेसमेंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, इसी वजह से यहाँ पे वर्क डन जो है हमारा क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव वर्क डन है यहाँ पे, ठीक है। वर्क डन इज नेगेटिव। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, समझ में आ गया, बहुत आसान है, पढ़ चुके हैं हम सब कुछ इसको, ठीक है, लेक्चर में हमने देखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसकी थ्योरी मैंने आपको बताई दी, आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसको प्रॉपर्ली कैसे लिख के आएंगे, ठीक है। समझ लिया हमने, यहाँ पे लिख के आना, कोस थीटा बताना यहाँ पे कितना है, 90 है, ठीक है। और उस वाले में सेकंड वाले पार्ट में बताना कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, ठीक है। दोनों फोर्स एंड थर्ड वाले केस में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इस वजह से क्या आएगी वैल्यू, नेगेटिव वर्क डन है। क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड केस थर्ड का भी स्क्रीनशॉट ले लो अभी हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सोनी सेज दैट एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगा इवन व्हेन द सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या तो वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, या फिर जो ओवरऑल नेट फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर वो जीरो हो जाए, अगर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो के इक्वल आ जाए। अगर फोर्स ही नहीं होगा तो एक्सेलरेट कहाँ से करेगी ऑब्जेक्ट, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यही हमें इसका आंसर लिखना है। व्हेन द नेट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कुड बी जीरो। सिंपल सा था ये तो, ठीक है। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तब एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय द 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच। 500 वॉट ईच हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट आवर के अंदर। लास्ट वाले क्वेश्चंस की तरह ही करना है, बस किलोवाट आवर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो गिवन दैट द पावर रेटिंग ऑफ डिवाइस इज 500 वॉट, दैट इज 0.50 किलोवाट, ठीक है। टाइम हमको दे रखा है कितना, 10 आवर दे रखा है। वर्क डन क्या होगी, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ईच डिवाइस, कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम करी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी क्या आ जाएगी हमारी, एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता है हमें, पावर इनटू में टाइम। तो पावर हमने अभी कितनी निकाली, 0.5, और टाइम कितना दे रखा है, 10 आवर, कितना आ जाएगा, 5 किलोवाट आवर आ जाएगा। 5 किलोवाट आवर हमारा क्या आ गई, एक डिवाइस ने कितनी पावर कंज्यूम करी। हेंस द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 ईच इन 10 आवर्स विल बी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। हमने एक डिवाइस की निकाल ली, एक डिवाइस की जो खपत है वो कितनी है, कितना वो ले रहा है, 5 किलोवाट आवर्स ले रहा है। हमसे पूछा है 4 डिवाइस का, तो 4 इंटू में 5 कर दो, सिंपल, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20 किलोवाट आवर आंसर आ जाएगा, सिंपल, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट है, इसका फ्री फॉल करके इसको नीचे हमने गिराया, तो अभी इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, जब इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, एंड विच इज पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे ये नीचे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी अगर इसकी बढ़ रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। बट जैसे ही ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले वाला जो पॉइंट होगा ना, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। बट जैसे ही ये ग्राउंड को हिट करेगी तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाएगी साउंड एनर्जी, साउंड प्लस में हीट एनर्जी के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।